अच्छा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबको पता है? यस और नो में जवाब दो। किस किस को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है? गुड। तो पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली, जो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो टॉपिक आएगा इसमें लास्ट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी टॉपिक के होंगे। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना, अभी तक आपने सिर्फ यूज करिए, प्रूव नहीं करके देखिए, तो वो प्रूव करना, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ही आते हैं मोस्टली। उसमें 3 और 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर जब वो आएगा टॉपिक, उस पर बहुत ध्यान देना है आपको। कहाँ गई फाइल? यस, देयर इट इज। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसमें कुछ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी या थेस थ्योरम। देखो बीपीटी आप बोलते तो इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को, बट जब एग्जाम में आप इसका यूज करोगे तो पूरा नाम ही लिख कर आना, नॉट बीपीटी। एक ही क्वेश्चन होगा, एक या दो क्वेश्चन होंगे, उसमें अगर एक दो बार आप इसका पूरा नाम लिख दोगे तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो बेटर है आप जब एग्जाम में करके आओगे तो इसको बीपीटी ही नहीं लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिखोगे। फाइन। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एक्चुअली होती क्या है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम थी, कि अगर हम किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के किन्हीं भी पॉइंट्स को ज्वाइन करें, डिस्टिंक्ट पॉइंट को, यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, और अगर उनको ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो फिर वो पॉइंट उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनल होगा। मींस वी हैव दिस ट्रायंगल एबीसी, इसके दो साइड्स पर हमने कोई पॉइंट लिए ई एंड एफ और उनको ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन होगी, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका जो रेशियो होगा, मींस ए ई अपॉन ई बी, वो इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। एक चीज और बता देता हूँ पहले ही, मैं जो थ्योरम्स प्रूव होती हैं वो मैं स्टार्टिंग में नहीं करा था, वो बिल्कुल लास्ट में जब चैप्टर हो जाएगा तभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ थ्योरम को यूज करना सीखोगे, उसका प्रूफ जो होगा वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ठीक है? प्रूफ करने से क्वेश्चंस का कुछ खास लेना देना नहीं है, प्रूफ करने वाला जो पार्ट है वो आप लास्ट में करोगे, सो डैट की कंफ्यूज ना हो। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि अगर मैंने पहले प्रूव करना सिखा दिया, बताने लग गया, तो आप बोर भी हो सकते हो और थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो जो प्रूफ है थ्योरम्स का वो हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये देखोगे कि कौन सी थ्योरम किस काम को करती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि किन्हीं भी दो साइड्स के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर लाइन पैरेलल होती है, या फिर एक लाइन किसी ट्रायंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल है, तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बस ये कंडीशन है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए।
अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, AE ओवर EB इक्वल्स टू AF ओवर FC। और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है करोलरी। करोलरी क्या होता है कि उसमें इस पूरी बड़ी साइड और इन छोटे पार्ट्स का रेशियो भी इक्वल होता है। मींस AE ओवर AB इक्वल होगा AF ओवर AC के, या फिर EB ओवर AB इक्वल होगा FC ओवर AC के। वो इसी से बनी हुई है कोरोलरी। टीचर्स तो इसको बताते नहीं है बिकॉज दे वांट यू टू सॉल्व इट। वो कहते हैं कि नहीं, इसको पूरा तुम्हें सॉल्व करके दिखाना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये भी इसी थ्योरम का पार्ट है कि आप बड़ी साइड्स के साथ में छोटे पार्ट्स भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना रेस्पेक्टिव पार्ट्स होने चाहिए। मीन्स अगर AE ओवर AB लिख रहे हो तो यहाँ पर AF ओवर AC ही लिखना पड़ेगा, FC ओवर AC नहीं लिख सकते। ओके, तो इसका यूज भी आएगा कहीं कहीं पर। ये ज्यादा यूज होगी कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये ध्यान रखना है कि ये तभी होगा जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। पैरेलल नहीं है, सिर्फ पैरेलल, कोई और कंडीशन नहीं कि इसकी हाफ है या इसकी 3 टाइम्स है या ये मिड पॉइंट्स हैं। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर है तो AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC होगा ही होगा। और इसी का कन्वर्स, कन्वर्स मीन्स कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल में AE अपॉन EB इक्वल है किसके, AF अपॉन FC के, तो उस केस में आप कह सकते हो कि EF विल बी पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि EF BC के पैरेलल है, लेकिन ये दिया हुआ है कि AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, तो आप कह सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उल्टा एक तरह से उसका। तो दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बहुत आती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये भी ध्यान रखना। ये कभी भी नहीं लिखा होगा कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या प्रूव थेल्स थ्योरम, ऐसा नहीं लिखा होगा। बोर्ड्स के एग्जाम जब होते हैं तो उसमें लिखा आता है पूरा क्वेश्चन जो कि आपकी थ्योरम है, उसमें लिखा आएगा prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ये आपको लिखा आएगा क्वेश्चन, तो आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है इसको कि ये थेल्स थ्योरम है और हमें इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और थ्योरम को भी याद कर लेना, सो डैट की क्वेश्चन जब आए, क्योंकि ऐसी कई सारी थ्योरम्स हैं इसमें रेशियो वाली जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। थ्योरम का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये वाली थ्योरम प्रूव करो। प्री बोर्ड्स में आ सकता है, स्कूल वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, बट बोर्ड्स में नहीं आता। और थ्योरम प्रूव करने के साथ में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि पहले तो प्रूव करो देन फाइंड दीज वैल्यूज, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी देंगे जो तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन द क्वेश्चन पेपर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट है। इसको अभी एग्जाम्पल के साथ करते हैं, फिर समझ आएगा। और सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें EF पैरेलल है BC के। ये एक ट्रायंगल है, EF इज पैरेलल टू BC, और ये 3 वैल्यूज दी हुई है। हमें FC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ABC ट्रायंगल, EF पैरेलल है। जब EF पैरेलल दे रखी है तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, पहले आप रीजन लिखोगे कि सिंस EF इज पैरेलल टू BC, तो हम इसमें BPT का यूज करेंगे। AE अपॉन EB इक्वल होगा AF अपॉन FC के बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। फाइन, अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। AE की वैल्यू 4 है, EB की वैल्यू 3 है, AF की वैल्यू 8 है और FC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूज पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, FC इधर आ जाएगा, 4 नीचे और 3 ऊपर। जैसे सॉल्व करके FC की वैल्यू आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस थ्योरम। ये तो कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन थे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज बहुत होगा और वो ही मोस्टली आते हैं।
ये इतने इजी इजी क्वेश्चंस तो 1 मार्कर समझ लो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है अगर आया तो। वैसे आते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। 1 मार्कर भी इसमें ऐसे आते हैं जो थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं, जिसमें थोड़ा सा वो कुछ ऐसा देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा, या फिर कुछ डिफिकल्ट लगे आपको। फाइन, लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके दे सकते हैं। तो समझ आ गया सबको कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कैसे करना है और क्या होती है? प्लीज रिप्लाई करो यस और नो। गुड, बहुत बढ़िया। चैप्टर देखो ये मुश्किल नहीं है, बस इस चैप्टर में टॉपिक्स बहुत सारे हैं और उन टॉपिक्स को मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट अगर आपके सारे थ्योरम्स के बेसिक्स क्लियर हुए तो अश्योर करता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व खुद ही कर लोगे। इवन ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है और किस में नहीं करनी है। ये होता है, आपने नाइन्थ में किया था तो नाइन्थ में तो कंस्ट्रक्शन वाले आपने रटे थे कि इसमें कंस्ट्रक्शन होगी इसमें नहीं होगी। बट इस वाले चैप्टर में आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि हम कंस्ट्रक्शन कब करते हैं और क्यों करते हैं। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से अगर समझोगे सब कुछ इजी है इस चैप्टर में, कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यही है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी चैप्टर में से, इसी बुक में से आएंगे, एनसीईआरटी में से ही, गारंटीड। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जिस पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है। वो इसीलिए वो क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत डिफरेंट भी आए तो वो उन्हीं के बेस पर आएंगे जो कि आप कर लोगे अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखे हैं तो। फाइन, चलो ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव। इसको ट्राई करके देखोगे आप। नोटबुक आई होप सब लेकर बैठे होंगे, नोटबुक एंड पेन। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर दी हुई है, फिगर में EF BC के पैरेलल है। जिसका माइक ऑन है उसे म्यूट कर लो प्लीज। इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो जल्दी से। इलेवन इलेवन इलेवन, ओके। और जिस जिसने नहीं करा है सब दो आंसर्स। पूंजी और हम, ओके। बाकी जिसने नहीं करा है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो कि सर हम पे नहीं हो रहा। ओके,
मीन सबको समझ में आ गया, किसी को कोई इश्यू नहीं है इसमें। अच्छी बात है ये तो। ठीक है, 11 इज द करेक्ट आंसर। गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी खुश हो रहे हो कि ये तो बहुत इजी था। इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट अच्छी बात है, छोटे छोटे करोगे तो बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे और उससे तुम फिर बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी पारंगत हो जाओगे, मीन्स एक्सपर्ट हो जाओगे। चलो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज है फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, सॉरी नॉट फर्स्ट, 6.2। फर्स्ट एक्सरसाइज बाद में करेंगे जब मैं सिमिलरिटी बताऊंगा आपको, उसको अभी स्किप कर दो। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। इसमें आपको फिगर 1 और फिगर 2 दी हुई है जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है। एक ही ट्राइंगल है जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है। तो फिगर 1 में तो आपको बताना है कि एडी की वैल्यू, इसकी इसी की वैल्यू क्या होगी। कौन आया इस टाइम? लक्ष्य। करो जरा कैलकुलेट, चलो इसी की वैल्यू जल्दी से, देखना मत, ऐसे ही बता सकते हो वैसे तो, पर करके देखो। ओके, और कोई? ठीक है, करेक्ट, रेशियो से ही पता चल रहा है। यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में तो करके आओगे, वहां पर मत लिखाना डायरेक्ट। बट यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है 1.5 का डबल 3 होता है, तो 1 का डबल क्या होगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। सिंपल सा आंसर इसका। तो इसको करके कैसे दिखाना है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसको सबसे पहले आप लिखोगे सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी, उसके बाद में आप अप्लाई करोगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये रीजन लिखने जरूरी है, अगर ये नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे, गारंटी बता रहा हूं मैं आपको कि ये रीजंस लिखने जरूरी होते हैं। जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी अपनी तरफ से यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी और थ्योरम। उसके बाद में वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट करी, एडी की वैल्यू 1.5, डीबी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू एई की वैल्यू 1 एंड ईसी के प्लेस पर ईसी। 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ईसी इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। सिमिलरली सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या आंसर आएगा? सेकंड वाले का बताओ चलो, इसका थोड़ा देख के पता चल रहा है, पता तो चल रहा है रेशियो। एई और ईसी का रेशियो क्या है, चलो ये बताओ पहले। एई और ईसी का रेशियो, एई अपॉन ईसी किसके इक्वल है? एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, तो 1:3 का रेशियो हो गया, तो उसी रेशियो के इक्वल रख के आप एडी की वैल्यू बताओ, आंसर क्या आएगा? ओके, ओके, एग्जैक्टली, सही है। फाइन, तो फिगर 2 में हमें कैलकुलेट करना था एडी। अगेन डी इज पैरेलल टू बीसी, AD upon DB equals to AE upon EC by using basic proportional theorem. AD upon 7.2 equals to 1.8 upon 5.4। 18 डेसिमल से तो डेसिमल हट जाएगा, 18 threes are 54, then AD equals to 1/3 into 7.2, that gives us 2.4। सही आंसर, गुड। नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें इस बार रेशियो, हमें वैल्यूज दी हुई हैं, हमें बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। मींस हमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है। रेशियो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर रेशियो इक्वल आया तो ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। मींस PE अपॉन EQ अगर PF अपॉन FR के इक्वल आ गया तो ये पैरेलल होगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
किसके पैरेलल? क्यू आर के। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आते हैं तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आता है। मुझे पैरेलल नॉन पैरेलल मत बताओ, मुझे पहले बताओ फर्स्ट वाले को रेशियो क्या क्या आएगा दोनों का। पीई अपॉन ई क्यू क्या आएगा और पी एफ अपॉन एफ आर क्या आएगा। पैरेलल नॉन पैरेलल तो आप पीछे से भी देख के बता दोगे। तो मुझे पीई और ई क्यू बताओ क्या आ रहा है, फिर हम देखते हैं। पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू क्या आ रही हैं। 13/10 पीई अपॉन ई क्यू। डेसिमल में नहीं अक्षत गुप्ता, डेसिमल में नहीं, रेशियोज कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ हम जो भी काम कर रहे हैं वो रेशियोज में कर रहे हैं। ठीक है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेटर है कि तुम रेशियोज निकालो। पॉइंट में नहीं, रेशियो रेशियो। 13:1, ठीक है। 13:1। और जो पी एफ अपॉन एफ आर है वो क्या आ रहा है? 3:2, एग्जैक्टली। तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना। ये 13:1 आ रहा है, वो 3:2 आ रहा है। इक्वल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। EF विल नॉट बी पैरेलल टू QR। तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करके दिखाओगे इसको सॉल्व। पहले आप P अपॉन, देखो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख देंगे, आप भी लिख सकते हो सकता है आपके टीचर भी लिखें। वो स्टार्टिंग में ही लिखेंगे कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उन्होंने ये लाइन इसके पैरेलल नहीं दी है, और जब पैरेलल नहीं है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। PE अपॉन EQ को सेपरेटली करोगे और PF अपॉन FR को सेपरेटली करोगे। फिर लास्ट में देखोगे कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आ रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हो कि पैरेलल होगी, अगर नहीं आ रहे हैं तो ये पैरेलल नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है, पहले PE अपॉन EQ हमने कैलकुलेट किया, विच इज 3.9 अपॉन 3, 13 या 13/10। ठीक है, वैल्यूज निकाली, उसके बाद में फ्रैक्शंस में कर लोगे और उसके बाद में ये वैल्यू निकाली। अब इसमें ये ध्यान देना आपको, मैंने बोला था कि आपको रेशियो भी निकालने हैं और आप रेशियो में ही निकालोगे। एक मिनट, कौन आया? इतनी लेट लेट क्यों आते हैं बच्चे? हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशंस बनाओगे और उसमें लिखोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उससे हमने चेक करा है, उसका यूज नहीं करा है, हमने उससे चेक करा है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को चेक करके देखा कि क्या वो यहाँ अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या आता है आंसर, दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं। पी अपॉन ई क्यू क्या आता है और पी एफ अपॉन एफ आर क्या आता है। 8:9। यस, दोनों 8:9 आएंगे। PE अपॉन EQ विच इज 4/4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 8:9 आएगा। और PF अपॉन FR विच इज 8:9 ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों 8:9 है, इक्वल है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से
that EF will be parallel to QR. ये आपको मेंशन करना है, जरूर ध्यान रखना। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स याद होगा कि अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होगी लाइन, और जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है वो क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, इसीलिए कन्वर्स है वो, एक दूसरे का वाइस वर्सा कह सकते हो। सो नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड भी है, देखो पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर दोनों के रेशियोज इक्वल है। थर्ड वाले में देखो ये इन्होंने दोनों दे रखी है, एक बड़ी साइड और एक छोटी साइड। तो बड़ी साइड और छोटी साइड का रेशियो हम नहीं लेंगे, मतलब हम वही छोटा छोटा लेंगे, पीई छोटे वाले पार्ट्स पीई और ईक्यू। बट ईक्यू को फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ईक्यू कैसे आएगा, जब हम पीक्यू में से इसको इसको पीई को माइनस कर देंगे। तो पीई अपॉन ईक्यू लिया, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ईक्यू के प्लेस पर हमने पीक्यू माइनस पीई लिखा, पीक्यू की वैल्यू 1.28 और पीई की वैल्यू 0.18। सॉल्व किया तो आंसर आया 9/55। 0.18 1.10, 2 से डिवाइड करा, डेसिमल तो हट गए, दोनों के प्लेसेस सेम है, और 18 और 110 को 2 से डिवाइड करके 9/55। नेक्स्ट वन, पी एफ अपॉन एफ आर। एफ आर की वैल्यू नहीं दी हुई, बट हम एफ आर को कैलकुलेट कर सकते हैं पी आर में से पी एफ को माइनस करके, विच गिव्स अस 0.36 अपॉन 2.20, डेसिमल हट गए, अगेन 9/55 या 5। तो दोनों इक्वेशंस इक्वल है, दैट मींस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ आ गया? तो आप इसका यूज प्रूफ कर, यहाँ पर देखो कैलकुलेट करने वाले में नहीं प्रूफ करो, आपको ज्यादा यूज करना है इसको। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा जब आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर किसी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो उसके रेशियोज को आप इक्वल करके प्रूफ कर सकते हो, या फिर रेशियो इक्वल दे रखे हैं तो आप इस लाइन को पैरेलल कंसीडर करके इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीजें माइंड में एकदम क्लिक कर जानी चाहिए कि अगर साइड्स का रेशियो दिया है तो वी कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और उसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे प्रूव कर सकते हैं वो आपको देखना होगा। ये एक्चुअली में इस तरह से यूज होंगे। कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं इस चैप्टर में से। ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। निकाल कर दिखाओ जरा क्या आती है x की वैल्यू। कैलकुलेट x। ओके देखते हैं। ओके, सबका 4 आंसर आया, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखना, टीचर्स बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया जो होते हैं सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जो होते हैं वो भी प्रूफ करने को आ सकते हैं, वो कभी नहीं आते हैं, उन पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे कॉन्ग्रुएंसी वाले थे आपके 9th क्लास में, टीचर्स ने खूब कहा होगा कि ऐसे एस को प्रूव करके दिखाओ कि ऐसे एस क्राइटेरिया को, ऐसे जो भी थे, नहीं आते हैं वो, एग्जाम पर्पज से नहीं होते हैं।
ठीक है, आपके पास खाली टाइम है तो समझने के लिए आप समझ सकते हो, बट एग्जाम के पर्पज से वो नहीं होते हैं। जो थ्योरम, कुछ ही थ्योरम्स है जो आपकी आएंगी, जिसमें से एक तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो वाली थ्योरम है, और एक दो एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स में मिलेंगी, जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, उनको भी मत करना क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स की नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू लाइक में तुम्हें मिलेंगे। यू लाइक में क्वेश्चंस जब तुम करने बैठोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अनदर थिंग, यू लाइक आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू लाइक या कोई और बुक, क्योंकि वो सभी मैं ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको, उसके जो शीट्स हैं विद लेटेस्ट जो भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो डू नॉट गेट इन हरी कि आप कभी घर वालों के पीछे पड़ जाओ कि यू लाइक लेनी है या फिर ये वाली बुक लेनी है, वो वाली बुक लेनी है। प्लीज ऐसा मत करना। आप खुद से करनी स्टार्ट कर दोगे और मैं बाद में करवाऊंगा, तो हो सकता है आप ही कंफ्यूज हो, मैं किसी और उससे कराऊं मेथड से, आप किसी और मेथड से कर लो, या फिर बीच में क्वेश्चंस छोड़ते चले जाओ। कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्वेश्चंस तब तक नहीं बताऊंगा जब तक कि कोर्स पूरा नहीं कर लूंगा। तो बेटर है कि साथ ही साथ चलो, ज्यादा तेज भागने की कोशिश मत करना। एनीवेज चलो ठीक है, ये हो गए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन। इसके बाद में प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन 6.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखोगे। मुझे एक क्वेश्चन और देना था आपको, थोड़ा डिफरेंट था, कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। इसी क्वेश्चन में एक एक और क्वेश्चन इसी फिगर में देख लो। इसी फिगर में एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो और करके देखो। ब्लू से लिख देता हूँ मैं। फिगर तो यही है, फिगर के साथ में जो वैल्यूज हैं वो क्या है? AD is given 7x minus 4 और AE is given 5x minus 2, साथ में दिया हुआ है DB 3x plus 4 और EC is given 3x। जल्दी से करो, फिर एक क्वेश्चन और देना है मेरे को। किसी को नहीं समझ आया प्लीज पूछ लेना, ऐसा ना हो मैं क्योंकि सबके नाम नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो आंसर दे रहे हो, तो किसी पर नहीं हो पा रहा है तो आस्क मी, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया उमंग? इसमें सिर्फ रेशियो इक्वल रखना है, इनको इक्वल रखो। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, रखो इसको इक्वल। मैं करके बताता हूँ।
पहले वाला मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। जो पहले वाला था, जो ये था, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ए ई, सॉरी, ए ई ओवर ई सी इक्वल होगा ए डी ओवर, क्या है यहाँ पर, तो तुम्हारा डी बी, यस, डी बी। ठीक है, जब लाइन पैरेलल होती है तीसरी लाइन के, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब बस वैल्यू रख दोगे, ए ई के प्लेस पर रख दोगे x+2, और ई सी के प्लेस पर रख दोगे x-1, ए डी के प्लेस पर x, और डी बी के प्लेस पर x-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी x+2 इंटू x-2, और इधर हो जाएगी x की मल्टीप्लाई x-1 से। इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x² - 4 मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा x² - x। तो x² से x² कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे ही ये वाला करके देखो, सेकंड वाला ट्राई करो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 2 2/3 बोथ। और किसका क्या आंसर आ रहा है? मैंने वैल्यूज ठीक लिखी है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, दो वैल्यूज आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो दो आ सकती हैं। और किसका आंसर आया कुछ? उमंग समझ आया थोड़ा थोड़ा? अभी मैं ये वाला करके दिखाऊंगा तब और समझ आ जाएगा। 1/3। ओके, अभी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, और बताओ। चलो देखते हैं करके। We have 5x -2 over 3x equals to 7x - 4 over 3x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5x - 2 multiplied by 3x+4 equals to 7x - 4 multiplied by 3x। ठीक है, 1/3 और 4, दो तीन के आ रहे हैं, बाकी किसी का नहीं आ रहा। पूंजी तुम्हारा 1/3 4। ओके, चलो देखते हैं, लेट्स सी why it's 1/3 DE पैरेलल टू BC। AD 7x - 4 था, और ये है 3x+4, 5x - 2 एंड 3x। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई किया, 5x की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x² + 20x
माइनस 6x माइनस 8, 21x² माइनस 12x, है ना। इसके बाद 1/3 और 4 ही सबके आ रहे हैं। चलो देखते हैं। 15x², 21x² में से 15x² जाएंगे तो बचेंगे कितने, पहले यहीं पर कर लेते हैं। चलो 15x², 20 माइनस 6 कितने हो गए, 14x, और ये था कितना, -8, 21x² माइनस 12x। अब लेकर जाते हैं 21x² माइनस 15x² कितना हो जाएगा, 6x², माइनस 12x माइनस 14x माइनस 26x, और ये हो गया +8 इक्वल्स टू 0। 15 6 21, 14 और 12 26, 8। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 3x² 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फाइंड मिडिल टर्म फैक्टर करें। 4 3s are 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिससे 13 आए। 3x² माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन लिया 3x तो बचा x माइनस 4, और इसमें से कॉमन लिया -1 बचा x माइनस 4 -12 और 1, ठीक है। तो 3x माइनस 1 और x माइनस 4, x की वैल्यू आई 1/3 और x की वैल्यू आई 4, ठीक है। हाँ, एक मिनट। अब इसमें ये देखो आपने दोनों आंसर क्यों दिए हैं। क्लियर, अभी कहां से क्लियर हो गया। 1/3 को क्यों एक्सेप्ट करा आपने। अगर यहाँ पर 1/3 रखा x माइनस 2 के प्लेस पर 1/3 -2, क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 6/3 विच विल बी -5/3। क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये साइड हो सकती है नेगेटिव में, नहीं हो सकती ना। तो सिर्फ x की वैल्यूज फाइंड आउट करके तुम आंसर नहीं बता सकते। x की वैल्यू ऐसी बतानी होती है जो उस कंडीशन में रख के फिजिबल भी हो। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि वो फिजिबल होनी चाहिए। तो आपका आंसर अगर आप दोनों लिखा है तो आपके आंसर में से हाफ मार्क तो मैं तो कट कर दूंगा, टीचर का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 1/3 कैसे एक्सेप्टेबल हो जाएगी, उसे पुट करके तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्टेबल होगी, 4, 1/3 नहीं होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने। आपने एक्स की वैल्यूज दोनों निकाली और बिना देखे दोनों आंसर्स लिख दिए, बट एक्स की वैल्यू 1/3 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर आपने इसके रेशियो में पुट करी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत। अब समझ आया, या अभी भी डाउट है कि 1/3 हम क्यों नहीं ले सकते। तो चेक करना है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, पर अटेंटिव रहो। हाँ, x इक्वल्स टू 4 आएगा सिर्फ, अब तो बोलोगे 1/3 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 1/3 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी लग सकता है, पर ये भी देख लिया करो कि उसमें कोई कैच तो नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कैचेस होते हैं जिससे आपका आंसर गलत, मतलब मार्क्स तो डिडक्ट हो ही जाएंगे, गलत तो नहीं होगा, पर हाफ मार्क कट जाएगा इसमें कि आप अटेंटिव नहीं थे, आपने ये देखा ही नहीं कि एक्स की वैल्यू अप्लाई करके आंसर जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए दिया था सो डैट की
आपको पता चल जाए कि दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। हो भी सकती थी, लेकिन इस केस में नहीं हो रही। फाइन, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन ये जो क्वेश्चंस आज बुक के हैं, इसको मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि जो भी एक्सरसाइज करते जाओगे आप सेशन में, उसे नोटबुक पे तुम्हें करना है फेयरली। विद इन एन आवर, अपने जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके विद इन एन आवर वो सारे क्वेश्चंस तुम करके देखोगे खुद से। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, तुम सब भूल जाओगे और क्वेश्चंस फिर समझ नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, ये चैप्टर मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार कराऊंगा। सिर्फ एक टाइम होगा ये चैप्टर, ना कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी और ना कोई रिवीजन मैं कराऊंगा ढंग से इसका। रिवीजन में मैं बुक के क्वेश्चंस कराने ऐसे नहीं बैठूंगा कि पूरे के पूरे सर स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन बता दो। नहीं, कहीं किसी स्टेप पर प्रॉब्लम आ रही है, आई कैन टेल यू, बट पूरा क्वेश्चन मैं कभी सॉल्व नहीं कराऊंगा। सो बेटर है कि अभी के अभी आप इसको रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं। आज तो थोड़े से क्वेश्चन हुए हैं, इनको रिवाइज कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास से दो दो तीन तीन क्वेश्चन होंगे एक एक सेशन में, आई थिंक, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इस चैप्टर में। ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा, दो तीन क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हो, यहाँ करोगे सेशन में और उसके बाद में खुद ट्राई करके देखोगे। जा सकते हो 10th वाले स्टूडेंट्स। अरहम एंड माधव प्लीज फीस सबमिट करा देना। बाय 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 बाय, सबको बाय। गुड इवनिंग, बाय। केशव भी कल तो, अगर वो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, मतलब जब ये लास्ट वाली हो जाएगी एक्सरसाइज, उसके बाद में कराऊंगा ऑप्शनल वाली। वैसे तो ऑप्शनल में बिल्कुल ईयर के एंड में कराता हूँ, क्योंकि वो कोई यूजफुल तो होती नहीं है। पर फिर भी मैं करा दूंगा जब ये चैप्टर फिनिश, कल अगर हो गया तो कल के बाद, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। गुड इवनिंग गौरी एंड सलोनी। नमस्ते। चलो तुम्हारी फाइल खोलते हैं। पॉलिनोमियल्स।
संडे को यस गौरी, इससे जो टॉपिक संडे तक, जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इसकी लीनियर इक्वेशंस, ये सॉरी पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें पॉलिनोमियल्स चेक करना, डिग्रीज, बाइनोमियल्स, मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस, मतलब बेसिक्स वाले, सो डैट कि क्लियर हो जाए कि आपको अभी तक का समझ आ गया, ठीक है। तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, बट उसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशंस आपको अपलोड करने होंगे। वैसे मैं ऐसे ट्राई करूंगा क्वेश्चन देने की कि आप उसी में एमसीक्यूज जो होंगे उसी में मैं सब्जेक्टिव फील्ड दे दूंगा, जिसमें आप टाइप करके अपना आंसर दे सको, एंड या फिर उसी में अपनी फाइल अपलोड कर सको हर एक ऑप्शन के बाद में या हर एक क्वेश्चन के बाद में। लेट्स सी, वो मैं बता दूंगा, बट हाँ टेस्ट होगा, एक छोटा सा टेस्ट होगा। गुड इवनिंग पार्थ, एंड हुई शिनचैन कौन है, प्लीज बताओ, हु इज शिनचैन? सर एक्चुअली सर देयर इज अ ग्लिच इन जूम सर, पता नहीं अपने आप हो गया सर, आई हैव नॉट डन इट। अच्छा, सर सच्ची। शिनचैन, लेट मी नेम यू ऑल ऑफ यू। एक शिनचैन है, एक नैनी चैन, एक वो चैन, और एक क्या नाम था उसका, शिनचैन के और कौन कौन दोस्त थे? उसका नाम क्या था जो बहुत रिच था? कजामा, एग्जैक्टली, कजामा, जो ज्यादा बन के दिखाता था। मस्सा, मसाओ, हाँ वो रोता रहता था, वाइनी सा, हमेशा उसके आंसू ही निकलते रहते थे, एंड दैट वन जिसकी नोजी निकलती रहती थी, वो कौन था? सुजुकी, वो चैन। एंड दैट गर्ल जो हमेशा घर घर खेलती थी, है ना, क्या नाम था उसका, वो नैनी, मैंने। नैनी, और उसकी मम्मी हमेशा टेडी बियर्स को, रैबिट को वो करती थी, उसको मारा पीटा करती सर कैन यू प्लीज अलाउ मी टू रीनेम माय आईडी? थी। We need to just let it be like this. लास्ट क्लास में हमने डिग्रीज के बारे में पढ़ लिया था, आई थिंक डिग्रीज, हाँ डिग्रीज मैंने बता दी थे आपको, बुक खोलनी पड़ेगी मुझे भी। और बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं?
चलो ऑलमोस्ट सब आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पीछे क्लास में छोड़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर आपने इस बार मार्क्स नहीं डाले, पिछली बार डाले थे तो कम आए थे। डांट पड़ी थी, बट इस बार I will post them, don't worry. मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, I was busy with my office task and I forgot as well. But मैं डाल दूंगा, आज मुझे याद दिलाना 8 o'clock, फिर मैं उनको पोस्ट कर दूंगा। Okay. Okay. And you all have a छोटा सा टेस्ट ऑन संडे। इसी जो हम टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स के कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जस्ट एग्जांपल्स में से भी एमसीक्यूज छोटे छोटे से, और ओरल क्वेश्चंस मतलब वन वर्ड क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स, सो दैट कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने जो करा है उसमें कोई भी डाउट आपको ना हो। फाइन। संडे को होगा, किस टाइम होगा वो मैं बता दूंगा आपको, छोटा सा टेस्ट होगा। गौरी, हाँ वैसे अभी तो काफी दिन है, मैं बना सकता हूँ टेस्ट। सैटरडे को भी हो सकता है, जिसको चलो 2 days रख लेते हैं, सैटरडे एंड संडे। बट डिस्कस मत करना एक दूसरे से कि क्या टेस्ट था जो संडे को देने वाले हो। यस शिनचैन, अक्षर, सैटरडे को ले सकते हैं, मैं बता दूंगा सैटरडे को टाइम। ठीक है, सैटरडे को जिसको सैटरडे को देना है वो सैटरडे दे लेना, और जिसको संडे को देना है वो संडे को दे देना। ओके, फादर्स डे, कूल। चलो ठीक है, फिर फादर्स डे सेलिब्रेट करना तुम संडे को, देन यू ऑल कैन अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन सैटरडे। बट जिसको संडे को भी देना है तो वो बता देना, संडे को भी दे सकते हो। सर फिर 2 टेस्ट बना लीजिए ताकि संडे सैटरडे दोनों दे सके। नो नो नो, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा बच्चे को, एक ही टेस्ट होगा। लेट अदर टेस्ट बी फॉर अनदर वीक, सो दैट कि और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके। तनिषा, ये सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज पर बेस्ड, जो कि हम कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास तक पूरी कर लेंगे, आज भी काफी हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास तक पूरे हो जाएंगे, तो मैं सैटरडे को तुम्हें टेस्ट पोस्ट कर दूंगा। सैटरडे को तुम टेस्ट करोगे और एक असाइनमेंट उस पर डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे, सो दैट कि संडे को तुम असाइनमेंट अगर तुम्हें टाइम हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मंडे को कर लेना, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी। ठीक है, चलो। एंड जो शादी में गए हुए हैं उनको भी करना है। खुशी, ऐसे टाइम पे शादी, मामा की शादी, तुम्हारे ब्रदर्स को पता होगा, नमन को और राज को, मेरी कंडीशन होती है कि अगर कोई छुट्टी करता है किसी भी रीजन से, लाइक अगर कोई पार्टी में जाने के लिए छुट्टी कर रहा है, क्लास स्किप कर रहा है, या कोई शादी में जाने के लिए क्लास स्किप कर रहा है, तो वो उस चीज से रिलेटेड मेरे लिए गिफ्ट लाता है। अगर शादी में जा रहे हो तो यू हैव टू गिव मी सम स्वीट्स, जो शादी से जाओगे। अगर आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो यू विल हैव टू गेट मी सम केक। एंड कहीं भी जाते हो, अगर कहीं हिल स्टेशंस पर जा रहे हो, यू हैव टू गिव मी समथिंग। वो आपकी मर्जी का होना चाहिए, हमारी मर्जी का। हाँ बच्चे, सर वो आपकी चॉइस का गिफ्ट होना चाहिए, हमारी चॉइस का नहीं, आपकी चॉइस का गिफ्ट होगा, बट वो उससे होना चाहिए। सर फिर तो अगर वो गिफ्ट क्लास में लाएंगे तो बाकी बच्चे बैठे होंगे, उन्हें भी मिलना चाहिए। Obviously, that will be your real punishment. Not punishment, but yes, a burden. Have you checked the assignment at number system, sir? Number system का अभी नहीं करा बच्चे। हाँ, कुछ के तो कर दिए थे, कुछ के नहीं करे। सर जो आपने बोला था, I forgot to remind you about that class, but can you just make the video of previous class of polynomial only? प्रीवियस क्लास की बच्चे मैंने वीडियो, अच्छा मैं बना दूंगा, बिकॉज मैंने रिकॉर्ड तो करी नहीं थी, आज वाली कर लेता हूँ, सो दैट। Oh yes sir, you told that you